हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल है आप लोगों के। ये हमारा आज का सेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो एक बार मेरी आवाज़ आ रही हो तो बता दीजिए। एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही हो तो। ठीक है, तो गुड इवनिंग सबके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या और आरबीआई के जो कि बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी या फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनका जो बेसिक पर्पज है वो क्या है, वो है फाइनेंसिंग या क्रेडिट फैसिलिटी। तो हम इन सारे डिस्कशन करने वाले हैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे। तो शुरू करने से पहले हम बात करना चाहते हैं पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, तो यानी ये जो फाइनेंस वाला काम है ये करने वाले होते कौन कौन है। तो ये सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो कोई भी हो सकते हैं, यानी कि कोई मनी लेंडर भी फाइनेंशियल हो सकता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशन कब होगा, जब वो पूरा ग्रुप में काम करेगा, या स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करेगा, लोकल एरिया बैंक के रूप में काम करेगा, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें अगर पहले तो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल मार्केट को पहले तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली ये पूंजी बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं मनी मार्केट या मुद्रा बाजार। तो मनी मार्केट या मुद्रा बाजार क्या है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश में होते हैं या कैश फॉर्म में होते हैं। और दूसरा जो मार्केट है इसका नाम है कैपिटल मार्केट, यानी पूंजी बाजार। तो एक तो है मनी मार्केट और दूसरा है कौन सा, कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार। तो इस तरह से दो मार्केट्स हैं। अब कैपिटल मार्केट तो आप जानते हो कि कैपिटल मार्केट को होल्ड करने वाला, कैपिटल मार्केट को चलाने वाला कौन है। ये कैपिटल मार्केट का बड़ा जो काम है वो करता है सेबी। तो बेसिकली इसका जो रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का वो कौन है, वो तो है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। आने वाले सेशंस में हम सेबी पे बात करेंगे, स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे, कैपिटल मार्केट पे बात करेंगे, बीएसई, एनएसई, सारे सेंसेक्स पे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं किस पे, केवल मनी मार्केट पे। तो फाइनेंशियल मार्केट में हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे, अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, मनी मार्केट की। ठीक है, तो इस मनी मार्केट पे हम ये फोकस करने वाले हैं। तो बेसिकली मनी मार्केट को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला कौन है, वो है आरबीआई। तो आरबीआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, वो सब हम जानते हैं, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले। तो अब यहां पर क्या है कि मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाला तो आरबीआई हो गया, लेकिन आरबीआई ने इस तरह से कौन कौन से बैंक्स बना रखे हैं या कौन कौन से बैंक्स हैं जो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक तो कुछ तरह के बैंक्स हैं। तो यहां पर है कौन, ये है बैंक्स। तो बेसिकली मनी मार्केट में काम करने वाले कौन है, ये बैंक्स हैं। अब इन बैंक्स में एक तो हैं कमर्शियल बैंक, यानी वाणिज्यिक बैंक। तो एक तो है कौन से, कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। अब इस कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे एक इसका टाइप है कौन सा, शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक या कौन सा, अनुसूचित बैंक। एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, या गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है,
अब इसमें जैसे हमने पेमेंट्स बैंक पढ़े थे, लोकल एरिया बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, ये सारे के सारे इसी कॉमर्शियल बैंक्स के पार्ट हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक या फॉरेन बैंक्स या इंडियन प्राइवेट बैंक्स या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक, ये सब इसी के एक तरह से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस वाणिज्यिक बैंक के अलावा दूसरे और कौन से बैंक हैं, जैसे पेमेंट बैंक, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक है पेमेंट बैंक के अलावा आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम में जैसे आरआरबी जो है इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, इसको कंट्रोल करने वाला नाबार्ड है। पेमेंट बैंक्स को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये आरबीआई है। एक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर इसके अलावा एक है लोकल एरिया बैंक। तो इस तरह से बैंक्स के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन अभी हम जिस बैंक पर फोकस करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो बैंक है वो कौन से हैं, इनको हम बोलते हैं जनरली क्या, डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या है, ये है विकास बैंक। तो विकास बैंक यानी क्या हुआ कि आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली डेवलपमेंट के पर्पज से बहुत सारे बैंक्स बनाए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक बनाया था, आईडीबीआई बनाया था। तो ये जो बैंक्स हैं इनका बेसिक पर्पज क्या है, इन बैंक्स का जो बेसिक पर्पज है वो क्या है, रीफाइनेंसिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का विकास करना है उसका काम के लिए जो फाइनेंसिंग का काम करते हैं वो कौन से, डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, वो इन डेवलपमेंट बैंक्स पे। तो हम इन डेवलपमेंट बैंक्स पे बात करने वाले हैं जो आरबीआई ने बनाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आईएफसीआई। ठीक है, तो आईएफसीआई लिमिटेड, तो आईएफसीआई लिमिटेड ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक था। ठीक है, तो ये जो आईएफसीआई था तो ये बेसिकली आईएफसीआई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पहला ये फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट बैंक के रूप में स्थापित हुआ पहला कौन सा बैंक था, ये आईएफसीआई। अभी क्या हुआ है कि पहले इसका नाम पूरा यही था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन अब क्या किया कि इसका नाम बदल के कर दिया केवल आईएफसीआई लिमिटेड। तो उसका पुराना नाम तो क्या है, ये आईएफसीआई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और अब इसका नाम क्या कर दिया है, आईएफसीआई लिमिटेड। तो ये आईएफसीआई लिमिटेड आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1948 में बना वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका बेसिक पर्पस क्या है, इसका सीधा सा बेसिक पर्पस था रीफाइनेंसिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन आता है, जैसे रोड डेवलपमेंट है, तो ये इस तरह से किस किस के लिए काम करने वाला है, ये काम करने वाला है रोड डेवलपमेंट के लिए और रेलवे डेवलपमेंट के लिए, या इसका मेन फोकस होगा एयरपोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स या हार्बर्स यानी बंदरगाह, ठीक है, या टेलीकॉम सेक्टर। तो ये जो सारा सेक्टर था, इस सेक्टर को लोन देने के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन बना इंडिया ने उसका नाम क्या था, आईएफसीआई लिमिटेड। तो आईएफसीआई लिमिटेड बना, बेसिकली इसका जो ओनर है यानी अभी जो उसका ओनर है वो कौन है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों।
तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के चलाते हैं आईएफसीआई को। तो आईएफसीआई किस बात के लिए बनाया गया था? आईएफसीआई बनाया गया था इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब इसमें अगली चीज ये है, इसका एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि जब 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोल दिया था पूरे तरह से इन बैंक्स को, इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को या डेवलपमेंट बैंक्स को, कि वो अपने हिसाब से फाइनेंसिंग का काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से लोन दे सकते हैं, और काफी सारे फ्रीडम्स 1991 में एलपीजी पॉलिसी के बाद आने लगी थी। तो उसी एलपीजी पॉलिसी के तहत ये 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था जो कि स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई में रजिस्टर्ड हुआ था। तो 1995 में बीएसई और एनएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में एनलिस्टेड होने वाला, तो दोनों में एनलिस्टेड हुआ। ठीक है, और ये एनलिस्टेड होने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था। तो इट वाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक और इंस्टीट्यूशन that was enlisted in BSE एंड NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके बारे में भी डिटेल में हम लोग कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा पर्पज है वो क्या है, वो केवल ये जानना है कि BSE और NSE में रजिस्टर्ड होने वाली पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन था, या पहला पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन कौन था। वो था IFCI लिमिटेड। तो IFCI लिमिटेड वो पहला इंस्टीट्यूशन था जो कि एनलिस्टेड हुआ किसमें, BSE और NSE में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, यह है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक, तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके बारे में हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं। इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि नेशनल हाउसिंग बैंक का ओनर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, बताइए। बताइए, हु इज द ओनर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। बताइए, हु इज द ओनर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक का ओनर कौन है, यानी इसका फाउंडर कौन है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको बनाया है, नेशनल हाउसिंग बैंक ने। क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बेसिकली हमने जब पढ़ा था इसके पिछली वाली क्लासेस में, सेशंस में हम लोग NHB को डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखता हूं आपको कितना याद है। और मैंने आपको बोला था कि सारे वीडियोस आपको 2 बार देखने हैं कम से कम। तो किस किस को याद है? हाँ जी, RRB की क्लासेस होगी अभी, RRB नाबार्ड अभी बचा हुआ है, मुझे याद है वो भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI, जिन लोगों ने RBI बोला है उनका आंसर सही है। RBI इज द ओनर ऑफ NHB बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसका ओनर कौन है, इसका ओनर है ये RBI। तो RBI ने 1987 में बनाया था राष्ट्रीय आवास बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक। इसको बनाने के लिए बेसिकली एक कमेटी आई थी जिसका नाम था रंगराजन कमेटी। तो रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से या रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1987 में बनाया गया था क्या, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ सी रंगराजन कमेटी। और ये आप जानते होंगे सी रंगराजन जो है वो कौन थे, वो RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं। तो उन्हीं की कमेटी आई और उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बना ये नेशनल हाउसिंग बैंक या NHB। ठीक है, इसके बाद फिर 1988 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई हाउसिंग फॉर ऑल।
तो ये जो पॉलिसी आई थी हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सभी के लिए आवास। तो इस पॉलिसी में क्या किया कि इस पॉलिसी का जो की रोल था वो किसके पास था, नेशनल हाउसिंग बैंक के पास। यानी एनएचबी का जो टारगेट था वो क्या था कि जितने भी लोग हैं जिनके नाम पे कोई घर रजिस्टर्ड नहीं है या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है, उनको घर उपलब्ध करवाना, उनको घर के लिए रीफाइनेंसिंग करना, इस पर्पज के साथ में नेशनल हाउसिंग बैंक का डेवलपमेंट किया गया था या उसको बनाया गया था। ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक बना, ये आप पढ़ चुके हो पहले कि इसका जो ओनर है वो कौन है, इसका ओनर है आरबीआई। तो आरबीआई ने 1987 में बनाया नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, फिर आरबीआई जहां पर है वहीं मुंबई में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, ये है मुंबई में। और अभी फिलहाल इसके एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचबी, तो एनएचबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है श्रीराम कल्याणरमनम। तो साउथ इंडियन है, कुछ ज्यादा ही लंबा नाम है, श्रीराम कल्याणरमनम। तो श्रीराम कल्याणरमनम कौन है, ये है एनएचबी के मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है रोल किसका इसमें मेन, आरबीआई का। तो आरबीआई इसको क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए जो है वो पैसा देता है और फिर ये हाउसिंग के लिए लोगों को लोन देता है। हाँ जी, ये आरआरबी के पीओ इंटरव्यूज के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा डरने वाली चीज नहीं होती। हम लोग इंटरव्यू से पता नहीं क्यों डरते, ये मेरी कोई समझ में नहीं आता। जबकि मेरे हिसाब से जितने भी आपके एग्जाम के पैटर्न है ना, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे फिर इंटरव्यू हो, उनमें सबसे इजी है ना वो इंटरव्यू है। यानी आपने पहला स्टेज क्वालिफाई किया, दूसरा स्टेज भी क्वालिफाई किया, आप थर्ड स्टेज पे पहुंचे और आपको सबसे ज्यादा डर पता नहीं क्यों इंटरव्यू से लगता है। जबकि मेरे हिसाब से सबसे मजेदार जो है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं, घूमने फिरने को मिलता है। ठीक है, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, घूमो फिरो और मस्त रहो, टेंशन मत लो। इंटरव्यू के लिए एक ही मूल मंत्र है मेरी तरफ से, वो है कूल, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। यानी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात जब भी आती है तो मैं स्टूडेंट्स को जो बात बोलता हूं वो है बी कूल, बी क्लियर एंड बी कॉन्फिडेंट। मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूं अभी। मेरी तरफ से ये 3C फॉर्मूला है इंटरव्यू का। ठीक है, यानी कि कूल, बी कूल, बी क्लियर एंड बी कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या है, अगर आप इंटरव्यू में गए और वहां जाकर के आपने टेंशन शो करी, तो टेंशन शो करने के चक्कर में क्या होगा, एक तो वो आपका साइकोलॉजिकल, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ, वो आपको पकड़ लेंगे कि इसको टेंशन हो रही है, एसी में बैठा है फिर भी पसीना आ रहा है। तो अगर टेंशन होगी तो फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिबल वाला पोस्ट क्यों दें। यानी जब आप 10 मिनट में वहां पर टेंशन में आ गए तो वो आपको पोस्ट क्यों दें, तो इसलिए टेंशन को दूर भगाओ। दूसरी चीज, अगर आप टेंशन में वहां पर बैठे होंगे तो बड़ी बड़ी गलतियां आप कर सकते हो। ठीक है, यानी आप याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप वहां टेंशन में बैठे हो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को कूल रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा कूल आप रहेंगे और आंसर जो फेंकते हैं ना बाउंसर्स, उन बाउंसर्स को आसानी से खेल पाओगे, डिफेंड कर पाओगे और अपने जवाब को अच्छे से प्रिपेयर करके दे पाओगे। दूसरा है क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। आपका एक एक वर्ड ऐसा हो जो प्री मेडिटेटेड हो। जानते हो उसका मतलब क्या है, जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है ना, तो जब बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तो वो ये देखता है पहले कि सामने वाले बॉलर ने किस तरह से बॉलिंग करी है। तो जिस तरह उसने बॉलिंग करी है, वो टॉप स्पिन है, ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, या वो कटर है कि या वो बाउंस होने वाली है कि वो क्या होने वाली है, वो उसके उंगली के इशारे से पकड़ लेता है। अब क्या करना होता है, उसको उसी हिसाब से बैट घुमाना होता है। तो उसको बोलते हैं प्री मेडिटेटेड शॉट, यानी आपने पहले से सोचा हुआ था। तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, केवल उस क्वेश्चन का आराम से आंसर देना है। और जो भी आप आंसर दे रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आंसर में आप बोल क्या रहे हो। एक एक वर्ड आपके कंट्रोल में होना चाहिए।
ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलना होता है जिसका मीनिंग ही आपको नहीं पता हो। यानी जैसे मान लीजिए कोई बात आप कर रहे हो और आपने गलती से DICGC बोल दिया, लेकिन DICGC की आपको फुल फॉर्म नहीं पता है, ठीक है। तो आपको लगता है ना कि आपको अभी मान लो उस समय वो चीज आपको याद नहीं आ रही फुल फॉर्म क्या है, तो क्या करना है आपको कि आपको केवल RBI बोल लेना कि RBI इंश्योरेंस दे रहा है सभी बैंक्स को कि उनका पैसा वापस करेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा अपने आप को वहां पर जो है वो कंट्रोल करके बचा सकते हो। तो इसलिए हमेशा क्लियर रहें, आप जो बोल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, एक एक वर्ड पे आपका वहां पर कंट्रोल हो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्लियर। हर चीज में आप क्लियर हो, पीछे आपने क्या आंसर दिया था, आगे आप क्या आंसर दे रहे हो वो आपको सब पता हो। आपकी कोई भी बात किसी भी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, यानी पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और बोला, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा मंत्र है कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंस आपको हर जगह दिखाना है। आपको ये हर जगह दिखाना है कि आप जो क्वेश्चन पूछने वाले हो मुझे आता है, आप जो कुछ पूछने वाले हो मुझे सब कुछ आता है। अगर आप ये कॉन्फिडेंस शो नहीं करोगे तो फाइनली इंटरव्यू में गड़बड़ा जाओगे। तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बिल्कुल शांत, बिल्कुल पेशेंस रखें। जितना ज्यादा पेशेंस रहेगा उतना ज्यादा आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। अब इंटरव्यू को कभी भी देते समय उसको तोलना नहीं चाहिए। तोलने का मतलब क्या कि पीछे मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन पर सॉरी बोल दिया, आपको आता है तो आंसर देना है, 100% आता है तो ही आंसर देना है, और नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं बोलना है, सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपके सॉरी बोलने पे आपका कोई भी नेगेटिव जजमेंट नहीं होता, बल्कि ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि आपने बिल्कुल कूल होकर के ये बात स्वीकार करी, यू डोंट नो द आंसर, ठीक है। अब हाउ, वाई, इसका कोई वहां पर मतलब नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या हो गया, लेकिन जो आता है वो परफेक्ट आता है, और ऐसा आता है कि वो बस सामने वाला आपको देखता रह जाए। तो इसीलिए वहां पर आपकी नॉलेज सारी काम आती है। और विदाउट नॉलेज यू कांट गेट द कॉन्फिडेंस। जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और नॉलेज कब होगा, जब आप पढ़ाई करोगे। तो पहले पढ़ाई करना जरूरी है, फिर कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, और फिर इंटरव्यू देना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए, पढ़िए, मस्त रहिए। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं। इंटरव्यू कुछ ऐसा होता है कि जैसे पूरा हाथी निकल गया और एक उसकी पूंछ रह गई। तो जब इतना बड़ा हाथी आपने निकाल दिया, यानी आपने 2-2 एग्जाम के जो लेवल्स थे वो क्वालिफाई कर लिए, तो इंटरव्यू तो छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। इंटरव्यू भी आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड। देखिए क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में 3 तरह के पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस का पूछने का जो है ना, वो होते हैं 3 तरह के क्वेश्चंस। इंटरव्यू के क्वेश्चन में सबसे पहला होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब क्या, RBI गवर्नर कौन है, इससे पहले कौन थे, डेप्यूटी गवर्नर कौन है, RBI कब बना, RBI का हेडक्वार्टर पहले कहां था, अब कहां पे, शुरू में किस किस का वो हुआ करता था, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो वो वैसे आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन का आपको आंसर आता होगा। क्यों उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आप ये सारी पढ़ाई करके यहां पे आए हो, तो इसलिए वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि शायद आपको आता होगा। लेकिन नहीं भी आता हो तो उसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के क्वेश्चंस है ना, दुनिया भर की नॉलेज है, दुनिया भर के फैक्ट्स हैं, और आपका दिमाग छोटा है, यानी उसमें लिमिटेड मेमोरी आ सकती है। तो इसलिए इसमें टेंशन वाली बात कोई नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, उसमें क्या हो गया। अब वो आपसे 3 टांग की चिड़िया का नाम पूछे, आपको नहीं आती हो तो क्या हो गया, उसमें नहीं आता तो नहीं आता, घबराने वाली कोई बात नहीं। दूसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सीधा सा मतलब यह है कि आपसे वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाला मतलब उन्होंने पूछा कि कमर्शियल बैंक्स में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में क्या डिफरेंस होता है, या उन्होंने पूछा कि कैपिटल जो है वो स्मॉल बैंक है, ये किस तरह के होते हैं, लोकल एरिया बैंक किस तरह के होते हैं, पेमेंट बैंक किस तरह के होते हैं, पेमेंट बैंक और पेमेंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही आते हो, लेकिन जितना आता हो उतना आपको ढंग से बताना होता है, ठीक है। तीसरे तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो है हाइपोथेटिकल, यानी ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें वो आपको एक इमेज बना के देते हैं या एक सीन क्रिएट करवाते हैं, और वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तो आप क्या करोगे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप बिल्कुल टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटी के रहने वाले हो
और आपकी पोस्टिंग गांव में होती है, गांव में किसी बैंक में होती है, तो आप क्या करोगे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। वो आपसे पूछते हैं कि आपकी रहने वाले आप बिहार के हो, आपकी पोस्टिंग मान लीजिए तमिलनाडु में हो गए, तो फिर लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको कैसे दूर करोगे? तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। इसमें वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको इसका आंसर देना है। यहां आपके पास नो बोलने की गुंजाइश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आपका नॉलेज टेस्ट तो है ही नहीं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में कभी भी नो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में हमेशा लॉजिकल आंसर आपके पास होना चाहिए। और लॉजिकल आंसर कैसे होता है? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और बिना सोचे समझे उसका आंसर करना शुरू कर देते हो, तो हमेशा क्वेश्चन आपको पहले ढंग से सुनना है। क्वेश्चन सुनने के बाद में 2, 4, 5 सेकंड का पॉज लेना है और पॉज लेने के बाद में फिर उसका आंसर देना है। अब ये जो पॉज वाला जो टाइम है ना, मतलब मैंने क्वेश्चन खत्म किया, आपने क्वेश्चन का आंसर सोचना शुरू किया, अपने वर्ड्स को अरेंज किया और उसके बाद फिर वो आंसर डिलीवर किया। ये जो बीच का पॉज वाला फेज है, इस पॉज वाले फेज में आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हो, आप वो आंसर तैयार करते हो जो आपको डिलीवर करना होता है। अगर आपने वो पॉज वहां पर नहीं लिया तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो सकती है, क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो सकता है। आप बताना तो कुछ और चाह रहे होते हो, लेकिन गलती से कुछ और निकल जाता है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को सुनने के बाद छोटा सा पॉज लें और फिर उसका आंसर करें। ठीक है? एक बात आप हमेशा याद रखना कि जैसे आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, तो वो बुजुर्ग हैं। ठीक है? कुछ वैसी एज के वो इंटरव्यूअर लोग होते हैं, वो भी 60-65 साल के आसपास के होते हैं। अब वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपके दादाजी ने आपसे सवाल पूछा, आपको आता हो तो बताना है, नहीं आता हो तो मना कर देना, उसमें कोई बड़ा मैटर तो नहीं है ना। वैसे ही वो आपसे उसी सेम एज के हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको आता है तो यस, ना आता है तो नो, कोई बड़ा मैटर नहीं। ठीक है? तो इसीलिए सबसे इजी अगर कोई प्रिपरेशन है आपकी तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। बढ़िया कपड़े सिलाने को मिलते हैं ना, क्या चाहिए और इससे? तो बढ़िया खाओ पियो, ऐश करो और मस्त रहो, कुछ भी नहीं, इंटरव्यू बहुत आसानी से निकलेगा। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी उसकी पता होनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। देखिए, इंटरव्यू में जैसे मैं ये मानता हूं कि हर जितना भी कैंडिडेट होता है ना, उस कैंडिडेट के पीछे एक हेलो इफेक्ट होता है। हेलो इफेक्ट का मतलब जानते होंगे, जैसे आपने कोई गॉड की इमेज या फोटो देखी हो, या आपने किसी अनकॉमन मैन की फोटो देखी हो, तो उनके पीछे एक हमेशा हेलो इफेक्ट, यानी वो जो ना उसकी वो जो फेस है, उस फेस के ऊपर से वो तेज सा निकलता है, तो उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। तो ये हेलो इफेक्ट हर किसी के चेहरे पर होता है, आपके भी है, सबके। तो वो जो हेलो इफेक्ट है ना, आप जैसे ही गेट से एंट्री करते हो, यानी जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंट्री करते हो गेट से, वैसे ही वो आपको जज करना चालू करते हैं। तो बेसिकली वो आपका फेस देख करके आपको जज करते हैं। जज क्या करते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि इसको कितनी नॉलेज है। तो वो बेसिकली अपना जो जजमेंट है फिर उसको वो तोलने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि आप आके बैठे, आपने जिस तरह से स्ट्रक्चर अपना दिखाया बिहेवियर, उस तरह से वो ये अपने मन में बना लेते हैं कि इसको इतना तो कम से कम आता ही होगा। और फिर वो उस जजमेंट को, जो उन्होंने जजमेंट आपके बारे में लिया था, उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो उसके बारे में सोचा वो कितने हद तक सही है। ठीक है? तो इसीलिए आपके हिसाब से आप इंटरव्यू में बिल्कुल ठीक करोगे, उसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन अपने आप को बस तैयार रखना होता है। कहीं पर भी गलती से ऐसी गलती नहीं हो जो कि आपके लिए फिर वह टेंशन क्रिएट कर दे। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ने सिखाया होगा कि जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो वैसे उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना होता है। ठीक है? अब हुआ क्या कि आप तो रट के गए वहां पे कि मुझे गुड मॉर्निंग बोलना है, लेकिन आप इंटरव्यू में बैठे बैठे मान लीजिए आपको दोपहर का बज गया 1। अब आप जैसे ही आपने रूम में एंट्री करी, बोलना तो रट के गए थे आप गुड मॉर्निंग, दोपहर का 1 बजा हुआ है, आपके मुंह से गुड मॉर्निंग निकल गया। ठीक है? आप जाके चेयर पर बैठ गए, फिर आपको 2 मिनट बाद याद आया कि यार मैंने तो गलती कर दी, मुझे तो बोलना था गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर हो गई, मेरे मुंह से निकल गया गुड मॉर्निंग। तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। तो ऐसी जगह पर क्या करना है कि ऐसी जगह पर जो निकल गया उसको भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया, उसको भाड़ में जाने दो। अब आगे की बात करें, क्योंकि वो जो पास था आप उसको वहां पर चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहां इंटरव्यू सीट पर बैठे बैठे बार बार ये सोचते रहोगे कि यार गुड आफ्टरनून नहीं बोला,
यार गलती हुई गुड आफ्टरनून नहीं बोला, तो इससे जो आपका आने वाला इंटरव्यू है वो और खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका ध्यान उस जगह पर है, आपकी उस गलती पर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि करना क्या है आपको कि वो जो सामने से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। तो इसीलिए वहां पर हमेशा प्रेजेंटेबल रहो, आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट में जो हुआ उसको सबको भूल जाओ। पास्ट में आपने वो गलती कर भी दी तो भी उसको छोड़ देना। परफॉर्मर हमेशा वो होता है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है। जो गलती हुई उसको छोड़ो, आने वाली चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, यही इंटरव्यू में सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस बस ये है कि मनी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश का होता है, पैसे का होता है, जबकि शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन शेयर्स के होते हैं या बॉन्ड्स के होते हैं या डिबेंचर्स के होते हैं। उस पर हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन मनी मार्केट में पैसा और शेयर मार्केट में शेयर्स, यही डिफरेंस है इसमें। प्रिया ने पूछा है कि इट इज नेसेसरी टू परस्यू मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन के बाद गैप होने से इंटरव्यू में कोई इशू होगा क्या? देखिए, इंटरव्यू में इशू, मैंने कहा ना, आपको अपने आप को डिफेंड करना होता है। इंटरव्यू में ना तो कोई लॉजिक होता है इस तरह का, ना कोई इफ होता, ना बट होता, कुछ नहीं होता। बेसिकली आपको डिफेंड करना होता है। मान लीजिए अभी जैसे ईयर चल रहा है 2021, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया 2017 में, 2017 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 17 से प्रिपरेशन करते करते 2021 हो चुका है। अब अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तैयारी तो लगातार कर ही रहे थे। मान लीजिए 2 साल कोरोना वाले पीरियड में निकल गए। अब वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने 2017 के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया। अब आपने किया है तो वेल एंड गुड, और नहीं किया है तो नहीं किया है तो कोई बात नहीं। बेसिकली आपको 17 से 21 तक के ये जो 4 साल हैं, इन 4 साल को जस्टिफाई करना होगा कि आप इन 4 साल में खाली नहीं बैठे थे। आप इन 4 साल में अपने पेरेंट्स के ऊपर इकोनॉमिकली कोई दबाव नहीं डाल रहे थे, ना आप उनसे खर्चे का पैसा ले रहे थे। आपने क्या किया, आपने कि स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, मान लीजिए आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ज़्यादा अच्छा आंसर क्या है कि आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हो। आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब लेना, और गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा पसंद है आपको बैंक। तो आप बैंक में जाना चाहते हो क्योंकि बैंकिंग सिस्टम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बैंक से आपको फैसिनेशन होता है। तो आप ये वाली बात तो यहाँ कर दो, और दूसरा है बोल दो कि मैं मेरे घर वालों पे बोझ नहीं हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और अपना खर्चा खुद चला रही हूँ। तो यहाँ इस तरह से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कोई बात नहीं, वो आप 2 साल का जो फिलर है वो आपने वहाँ पे भर दिया। मान लीजिए 17 से 19 तक आपने किया पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 2 साल तो वहाँ फेल हो गए। अब 19 के बाद का भी तो बताना पड़ेगा, कोरोना टाइम में आप क्या कर रहे थे ये भी तो बताना पड़ेगा। तो हर जगह पर, हर पॉइंट पर क्वेश्चन तो निकल सकते हैं, लेकिन उस हर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर ना तो आइडियलिस्टिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो कि वो समझ के बाहर चला जाए कि वाह ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, और ना बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाए कि वो समझ जाए कि ये तो क्या बकवास कर रहा है। यानी हमेशा एक मीडियम पाथ आपको लेके चलना है, ना तो आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा हो क्वेश्चंस में और ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी हो, ठीक है। तो फिर दोबारा इस पे पॉइंट पे आ रहे हैं अपने पे। नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन को भी बराबर का अप्रूवल है, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो, आपने किसी से भी किया हो। बेसिकली आपके में सिंपल जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी मीन, फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने किया है ये जरूरी है। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इसको हम। अगला हमारा है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो थर्ड जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है सिडबी, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सिडबी है ना, सिडबी, आपको ये बात पता है कि सिडबी बना उसके पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, लेकिन उनका जो पर्पस था वो क्या था, उनका पर्पस था हैवी इंडस्ट्रीज को फाइनेंसिंग देने का। तो उसमें पहला ऑर्गेनाइजेशन बना था ICICI,
ये बना था 1955 में। तो 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया, ICICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ICICI बनाया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस आप समझ रहे हो, इसमें सीधा सीधा क्या, इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देने का। लेकिन इसका जो था वो मेन हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करने का था। तो ICICI किस पर फोकस कर रहा था, हैवी इंडस्ट्रीज पर। ये बात भी आप जानते ही हो, हम डिस्कशन कर चुके हैं इसको, कि 1993-94 में इसका हो गया प्राइवेटाइजेशन। और अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल ये है ICICI बैंक लिमिटेड। तो अभी इसका नाम क्या है, ICICI बैंक लिमिटेड, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और बनाया था 1960 में, जिसका नाम था IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1960 में IDBI भी बनाया। इसका ही पर्पस वही था क्या, कि हैवी इंडस्ट्रीज को लोन देने का। बाद में 1978 में ये RBI को दे दिया गया। तो 1960 में बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहा, 1978 में चला गया RBI के पास। इसके बाद 2010 में इस IDBI को भी इंडस्ट्रियल क्रेडिट वाले काम से बाहर निकाल दिया और इसको पूरी तरह से बैंकिंग में ले आए। अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम है IDBI बैंक और लिमिटेड, ठीक है। तो 2010 में इसको भी चेंज कर दिया। तो हैवी इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देने वाले दोनों ऑर्गेनाइजेशन थे, ये बैंकिंग में चले गए, ठीक है। एक अभी भी गवर्नमेंट का है और दूसरा ये प्राइवेट है। लेकिन सिडबी आज तक अपना काम अच्छे से कर रहा है। तो सिडबी अभी भी जो है वो काम करता है। सिडबी का जो पर्पस है वो क्या है, सिडबी है बेसिकली किसके लिए, MSME के लिए। तो सिडबी किसको लोन देता है, MSME यानी माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम कौन करता है, सिडबी, ठीक है। सिडबी कब बना, 2 अप्रैल 1990 को। तो 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ में सिडबी बनाया गया था, ठीक है। तो सिडबी का सीधा सा पर्पस क्या है, इस MSME को यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने का। तो MSME को हर तरह से सपोर्ट करने का काम कौन करता है, ये सिडबी करता है, ठीक है। तो सिडबी में फिलहाल जो स्टेक है, यानी किस किस का इसमें स्टेक है, कौन कौन है जो इसमें शेयर होल्डर्स हैं, वो देखिए। इसमें सिडबी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है वो अभी वो है SBI। तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है इसमें, SBI, जिसका टोटल शेयरिंग है इसमें 16.73%। तो इसका कितना है, 16.73%। दूसरा स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका है 15.40%। तीसरा है LIC, जिसका है 14.25%। फोर्थ है नाबार्ड, जिसका है 10%। और उसके अलावा बाकी सारे। तो सबसे बड़ा किसका है, SBI का। दूसरा है किसका, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तीसरा है LIC का और चौथा है नाबार्ड का। तो ये चारों का इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग है। उसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे मिलकर के सिडबी को क्रेडिट और फैसिलिटी देने का सारा काम करते हैं। ठीक है, फिर हम अगला आते हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFL। तो IIFL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, ये सारे के सारे बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि ये सारे के सारे गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट को जो भी लोग क्योंकि शामिल हो रहे हैं। देखो हमारा जो इस समय टारगेट है वो इंफ्रा डेवलप करने का टारगेट है। लेकिन इंफ्रा डेवलप करने के लिए अब मेथड चेंज हुआ है।
और वो जो मेथड्स चेंज हुए हैं उन मेथड्स को चेंज करने के हिसाब से क्या किया है कि अब हम ट्रिपल पी मॉडल पे काम कर रहे हैं। ट्रिपल पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो हमारा मॉडल क्या है, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो जो ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका जो मेथड था वो क्या था कि सारा काम सरकार को करना होता था, यानी पब्लिक सेक्टर सारा काम करता था। और अब जो है वो क्या चेंज हुआ है कि अब सारा काम पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं। चाहे रोड डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो हाईवे डेवलपमेंट का काम हो, रेलवे डेवलपमेंट का काम हो, या शिप का काम हो, एयरपोर्ट्स का काम हो, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं। बेसिकली सेंटर का या सरकार का जो काम है इसमें क्या है, सरकार इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करता है। इसके बाद फाइनेंस का काम वो सारा ये प्राइवेट का है। तो फाइनेंस का काम सारा प्राइवेट का है, एम्प्लॉयज का काम सारा प्राइवेट का है, मशीनरी का भी सारा काम प्राइवेट का है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स फिर काम करते हैं, जैसे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, बिल्ट ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर, बिल्ट ऑपरेट लीज ट्रांसफर। तो बहुत सारे मॉडल्स ट्रिपल पी मॉडल के हैं। तो इसमें फाइनली क्या होता है कि जैसे बनाया तो किसने, प्राइवेट सेक्टर ने, लेकिन वो ट्रांसफर किसको होगा, वो पब्लिक सेक्टर को होगा। तो अब ये जो बैंक्स हैं ये यही वाला काम करते हैं, क्या कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को कोई प्रोजेक्ट हैंडओवर किया या उसका टेंडर निकाला और वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उसको मिला, तो इन बैंक्स का जो काम है वो क्या है कि उन लोगों को बेसिकली वो ये इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंसिंग और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये जो IIFL है ये बना कब, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2006 इन न्यू दिल्ली। तो 2006 में न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बना, IIFL ये बनाया, यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो भी मैटर है वो चाहे किसी भी तरह का हो, जैसे वाटरवेज का भी हो सकता है, जैसे आपने NW सुने होंगे, नेशनल वाटरवेज। जैसे नेशनल हाईवेज हैं यानी जो रोड पे है, वैसे ही नेशनल वाटरवेज भी हैं, जैसे कि गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में और झेलम में। इन रिवर्स में क्या किया है कि इसमें वाटरवेज डेवलप किए जा रहे हैं। तो इसमें जो छोटा मोटा बोटिंग वाला सिस्टम है या पानी के अंदर ये जो नावें चलती हैं, इसको वो प्रमोट करना है और वाटरवेज बना रहे हैं। तो उसके लिए भी फाइनेंसिंग किससे होगी, इसी IIFL से होती है। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला एग्जिम बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एग्जिम बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये बना था कब, 1981 में। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। तो 1981 में क्या बना, ये एग्जिम बैंक बना। अब इसका नाम ही जो है वो आपकी समझ में आ ही रहा है, इसके नाम में है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी आयात और निर्यात दोनों ही। तो इसका जो पर्पस था वो क्या था कि भारत में एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन एक्सपोर्टर्स को टेक्निकली सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उनको एडवाइस देना, ये काम एग्जिम बैंक का है। तो एग्जिम बैंक बेसिकली उन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ डील करते हैं। और डील किस तरह से करते हैं कि उनके एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए वो फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो एग्जिम बैंक से हमारा जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते थे। तो इंडिया से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए फिर 1981 में क्या बनाया, ये एग्जिम बैंक बनाया। ठीक है, तो एग्जिम बैंक 1981 में दिल्ली में बना। इसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, और प्रमोट एक्सपोर्ट्स के लिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अभी इसके जो MD हैं, MD हैं इसके डेविड रास्कुना। तो इसके MD हैं डेविड रास्कुना। ये डेविड रास्कुना MD हैं किसके, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एग्जिम बैंक के। ठीक है,
फिर अगला है एक्यूट। बेसिकली एक्यूट जो है ये एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, और इस रेटिंग एजेंसी को बनाया है किसने? ये बनाया है आरबीआई ने। तो ये आरबीआई की एक रेटिंग एजेंसी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्यूट। यानी ये बेसिकली एक्यूट रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। देखिए इसको, एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 2005 में। तो 2005 में आरबीआई ने क्या बनाई? ये एक्यूट रेटिंग एजेंसी बनाई। इसका जो पर्पस था वो क्या था कि जैसे आरबीआई या बाकी जितने भी बैंक्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे मीडियम हो, चाहे स्मॉल हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज को जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके पहले उनके परफॉर्मेंस की पैरामीटर्स के हिसाब से वो जांच करना चाहते हैं, वो रेटिंग्स निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली एक्यूट को बनाने का जो पर्पस क्या था, वो ये रेटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है। और जितने भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जिनको कि बैंक्स कल को लोन देंगे या लोन देने की सोच रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी रेटिंग तय करने का काम कौन करता है? ये एक्यूट करता है, ठीक है। तो एक्यूट का ओनर कौन है? ये आरबीआई है। अब अगली चीज, इसी तरह का एक और बनाया है, वो है समेरा। तो समेरा के नाम से एक और रेटिंग एजेंसी बनी है। अब ये जो है ना एसएमई, तो एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। तो एसएमई का मतलब क्या है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी के नाम से ये समेरा के नाम से एजेंसी काम कर रही है और इसको बनाया गया है अभी 2020 में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब का है? 2020 का। तो 2020 में समेरा के नाम से ये एक रेटिंग एजेंसी बनी। इस रेटिंग एजेंसी को बनाने वाला काम वैसे तो किया है किसने? सिडबी ने। तो बेसिकली समेरा किसकी रेटिंग एजेंसी है? ये सिडबी की रेटिंग एजेंसी है। तो एक्यूट आरबीआई का और समेरा किसका? सिडबी का। ये दोनों रेटिंग एजेंसी फिलहाल इंडिया में काम कर रही हैं। जिनका काम क्या है? जिनका काम है इन इंडस्ट्रीज को, अब हैवी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी तो कौन निकालेगा? एक्यूट निकालेगा। और जो ये स्मॉल और मीडियम है उनकी कौन निकालेगा? समेरा निकालेगा। तो इन दोनों का काम जो है वो क्या है? रेटिंग एजेंसी निकालने का है। समेरा की एक और खासियत ये है कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रेटिंग एजेंसी है। तो इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रेटिंग एजेंसी फॉर व्हाट? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो दुनिया की पहली रेटिंग एजेंसी है किसके लिए? स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये समेरा की एक बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। फिलहाल क्या किया गवर्नमेंट ने कि समेरा को भी एक्यूट के साथ अटैच कर दिया। तो फिलहाल समेरा किसके पास चला गया? वो एक्यूट के पास चला गया। तो प्रेजेंटली समेरा इज वर्किंग अंडर एक्यूट। तो समेरा और एक्यूट दोनों मिलकर काम कर रही हैं। वैसे समेरा को बनाया किसने था? सिडबी ने, लेकिन वो ट्रांसफर किसके पास हो गया? वो एक्यूट के पास चला गया। और एक्यूट को किसने बनाया? वो आरबीआई ने बनाया। ठीक है, तो ये हमारा सेशन यहां पर खत्म हो रहा है। तो इसके पहले आप सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप बता दीजिए जिस पर हम डिस्कशन करें। दिनेश ने पूछा है कि सर ऑल दीज बैंक्स कम अंडर कैटेगरी। जितने भी बैंक्स अभी हमने जो पढ़े हैं वो सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। तो ऑल दीज बैंक्स आर डेवलपमेंट बैंक्स। लेकिन ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो इनका जो पर्पस था वो था डेवलपमेंट, लेकिन बोलते हम क्या है इनको? ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज को और इंफ्रा को फाइनेंस देने के लिए बने कौन से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो डेवलपमेंट ही है। तो इसलिए डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों इनकी कैटेगरी है। और देखिए रेटिंग एजेंसी का काम जो है वो क्या है, रेटिंग एजेंसी का काम ये है कि क्रेडिट फैसिलिटी बेसिकली किस बेस पर दी जाए, यानी वो कौन सा बेस हो जिस पर कोई भी बैंक किसी भी इंडस्ट्री को लोन दे। तो इंडस्ट्री का काम क्या है कि वो लोन मांग रहा है, लेकिन बैंक लोन देने से पहले चेक तो करेगा ना बैकग्राउंड है क्या इसका, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो बेसिकली जो बैंक लोन देता है इंडस्ट्रीज को वो उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के हिसाब से देता है, यानी कि वो लोन तो दे रहा है आज, लेकिन उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज है उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट। यानी वो ये कहेगा उसको कि मैं अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाना चाह रहा हूं, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे और जमीन खरीदनी है, उसके लिए मेरे को लोन चाहिए। तो बेसिकली वो जो लोन लेने के लिए आएगा कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, उसका पर्पज है वो अपना फ्यूचर एक्सपेंशन चाहता है। तो फ्यूचर एक्सपेंशन में कितनी वर्थ होगी, यानी क्या उसका पीछे बैकग्राउंड अच्छा रहा था, उसके पीछे परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। तो रेटिंग एजेंसी उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स निकालेंगे। तो उन पैरामीटर्स के हिसाब से, उसकी गुडविल के हिसाब से, उसका मार्केट फेथ के हिसाब से ये एक रेटिंग उसकी बनेगी। तो जो सिक्योर्ड रेटिंग में आएंगे उनको अपने आप ही लोन अच्छा मिलेगा, जो पीछे रेटिंग में आएंगे उनको लोन नहीं मिलेगा। तो रेटिंग एजेंसी का काम बेसिकली क्या है कि वो बैंक्स का जो रिस्क है उसको कम करते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क को कम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और हाँ जी, कैपिटल मार्केट अभी थोड़ा सा इसमें बैंकिंग में आरबीआई में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो पहले आरबीआई में पूरा खत्म कर दें, फिर हम कैपिटल मार्केट स्टैटिक वाले पार्ट पे जाएंगे। और बताइए। हाँ, सिबिल स्कोर पे बात करेंगे, अभी वो भी बचा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट का काम केवल क्या है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी तरह के, उनको केवल वो क्रेडिट देने का काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया टेलीकॉम का हो सकता है, रेलवे का है, हाईवेज का है, वाटरवेज का है, या किसी मशीनरी का हो सकता है। तो इन सबको लोन देने का जो काम करते हैं वो ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं। देखिए अक्यूट सवेरा जो है ना, ये क्योंकि आरबीआई के साथ ही अटैच्ड हो गए फिलहाल, तो वही मुंबई इनका सबका हेडक्वार्टर है। डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक का जो डिफरेंस है वो क्या है कि शेड्यूल्ड बैंक जब आरबीआई एक्ट बना 1934 में, तो शेड्यूल्ड बैंक वाज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट 1934 का, तो देखिए ये है आरबीआई एक्ट 1934। तो इस आरबीआई एक्ट में एक ये सेकंड शेड्यूल बनाया। शेड्यूल को आप ये मान लो कि होती है लिस्ट। तो बेसिकली एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट में जो बैंक शामिल हो रहे हैं, यानी उसका जो क्राइटेरिया जो पूरा करने वाले हैं वो सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं। फिलहाल जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं। पहले कभी एक पंजाब एंड सिंध बैंक था जो ये नॉन शेड्यूल बैंक था, लेकिन अब वो खत्म हो गया, तो वो तो बात खत्म हो गई, वो पंजाब नेशनल बैंक में जाके मर्ज हो गया था। तो अभी फिलहाल जितने भी बैंक्स हैं वो सारे कौन से हैं, वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। ठीक है, तो अब शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या हो गया कि ये बैंक ग्रेड के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, सीआरआर एसएलआर वो सब कुछ मेंटेन करना होता है। तो आरबीआई गाइडलाइन को सीधा सीधा फॉलो करते हैं। बैंक रेट का पैसा मिलता है, रेपो रेट का पैसा मिलता है, रिवर्स रेपो रेट से वो पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक जैसे लोकल एरिया बैंक है, तो इस तरह के जो बैंक्स हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। अलग के सेंस में होता है कि ये सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं है। तो बैंक्स दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 विल बी कंसिडर एज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो हैं जो फिलहाल अभी जो नॉर्म्स हैं आरबीआई के, उसके हिसाब से उन्होंने अपना बैंकिंग प्रैक्टिसेस शुरू की हैं। तो इनिशियल स्टेज में अभी तो उनको आरबीआई से सीधा पैसा नहीं मिलता, वो किसी स्पॉन्सर बैंक से पैसा लेते हैं। एक तो कंडीशन ये है, तो बैंक रेट के हिसाब से पैसा नहीं मिलता, रेपो रेट के हिसाब से भी पैसा नहीं मिलता, स्पॉन्सर बैंक से उनको पैसा मिलता है। एक तो कंडीशन ये है।
दूसरी कंडीशन ये है कि सीआरआर और एसएलआर, एसएलआर तो आप जानते हो मेंटेन करना होता है, और एसएलआर बैंक को खुद के अपने पास मेंटेन करना होता है, कमर्शियल बैंक्स को या शेड्यूल्ड बैंक को। सीआरआर जो होता है वो शेड्यूल्ड बैंक को रखना होता है कहां, आरबीआई के पास। लेकिन अगर कोई नॉन शेड्यूल्ड बैंक होगा तो वो सीआरआर और एसएलआर दोनों मेंटेन तो करेगा लेकिन खुद के पास ही करेगा, आरबीआई के पास वो नहीं करता। दूसरा, बहुत सारी चीजों में जो क्रेडिट फैसिलिटी के फायदे शेड्यूल्ड बैंक को मिलते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड को नहीं मिलते। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पर डीआईसीजीसी की क्रेडिट गारंटी नहीं होती। तो क्रेडिट गारंटी ऑफ डीआईसीजीसी डज नॉट कवर द अमाउंट इन द अकाउंट्स ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो केवल शेड्यूल्ड बैंक के जो अकाउंट्स होते हैं उन्हीं के अकाउंट को क्रेडिट इंश्योरेंस मिलता है, किससे, डीआईसीजी से। तो ये में एक बेसिक डिफरेंसेस है। इनके ब्रांच लोकेशन देखो, अक्यूट और समेरा ये दोनों दोनों क्रेडिट एजेंसी है, इनकी ब्रांच लोकेशंस नहीं होते, तो वो तो नहीं होगा। आईसीआर पे आगे डिस्कशन करेंगे, आगे आएगा अभी वो। एग्जिम बैंक को रेगुलेट करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। तो एग्जिम बैंक जो आप पूछ रहे हो ना कि एग्जिम बैंक को रेगुलेट कौन करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये आप उसमें लिख लीजिए। तो ये एग्जिम बैंक का जो रेगुलेटर है या ओनर है वो है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ये करता है इसको, यानी वाणिज्य व व्यापार मंत्रालय। तो उसका रेगुलेटर कंट्रोलर कौन है एग्जिम बैंक का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। आरआरबी शेड्यूल्ड बैंक है, देखो एशियन डेवलपमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ये सारे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अभी जो हमारा टारगेट है ना वो केवल आपका पहले आरआरबी कंप्लीट करना है। तो हमने जो टारगेट बनाया वो शुरू के 10 दिन का जो टारगेट है उसमें हम आरआरबी और मनी मार्केट कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आगे वाले जो 10 दिन है उसमें हम ये पूरा स्टैटिक पार्ट जिसमें कैपिटल मार्केट भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं वर्ल्ड के, उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, प्लानिंग भी है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो स्टैटिक पार्ट है वो सारे आगे आएंगे। तो और कोई क्वेश्चन आप लोगों का बताइए। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम कल मिलते हैं। तो कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है। गुड नाइट, बाय, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।